आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। पहली बड़ी खबर पाकिस्तान से। देर रात पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। मरने वालों में एक ही घर के 2 लोग शामिल हैं। फायरिंग आरएसपुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हुई। सीमा पार से हो रही फायरिंग में ग्रामीणों के अलावा कई जवान भी घायल हो गए। इन सभी लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि कई लोगों की हालत नाजुक बनी है। सीमा पार से लगातार हो रही फायरिंग से लोग दहशत में हैं। फायरिंग के बाद जम्मू के आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर में लोग काफी दहशत में हैं और लोग सीमा पार से हो रही गोलीबारी से बचने के लिए सुरक्षित जगहों की तलाश कर रहे हैं। सीमा पार से हो रही इस फायरिंग में कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में एलओसी पर एक सुरंग मिली है। इस सुरंग की लंबाई 8 फीट और चौड़ाई 2 फीट है। माना जा रहा है कि यह सुरंग भारत में आतंकियों के घुसपैठ के लिए बनाई गई है। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर लगातार हो रहे सीजफायर का उल्लंघन और ये सुरंग किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। 2 साल पहले भी जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बॉर्डर पर एक ऐसी ही सुरंग मिली थी। पाकिस्तान की तरफ से हो रही लगातार फायरिंग के बाद जम्मू कश्मीर में भारतीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। एलओसी पर सुरक्षा बल हर हालात पर पैनी नजर रखे हुए हैं। सीमा पार से फायरिंग जारी। एलओसी पर हो रही फायरिंग से सीमा के पास रहने वाले भारतीय नागरिक दहशत में हैं। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में लोग अपने परिवार के साथ पलायन कर रहे हैं। 5 गांवों के 450 परिवारों को सरकार की तरफ से सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में तबाही की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। राज्य के हडवाड़ा इलाके में सेना ने हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया। हथियारों के इस जखीरे को लेकर तबाही की बड़ी साजिश रची जा रही थी। हथियारों के साथ किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इस जखीरे में AK-47 राइफल, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड समेत कई आधुनिक हथियार हैं। सेना इसकी बरामदगी को बड़ी कामयाबी मान रही है। बताया जा रहा है कि हथियार आतंकियों ने छिपा कर रखे थे। इससे पहले कल जम्मू कश्मीर के बादीपुरा इलाके में रूटीन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए थे। बरामद किए गए हथियारों में 7 AK-47 राइफल, चीन में बने हथियार, हैंड ग्रेनेड और गोलियां थी। चीन की ओर से किसी भी तरह के हवाई हमलों के खतरों से बचाव के लिए देश की पूर्वोत्तर सीमा पर मिसाइलें तैनात की जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक पूर्वोत्तर में 6 आकाश मिसाइलें तैनात की जाएंगी। ये मिसाइलें देश की वायु सीमा में घुसपैठ करने वाले किसी भी विदेशी लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन विमानों को चंद मिनटों में मार गिराने में सक्षम है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू आज भारत चीन सीमा का दौरा करने के लिए लद्दाख जाएंगे। कुछ दिन पहले चीनी सेना के लद्दाख में घुसपैठ की खबरें आई थी। रिजिजू चीन की सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। दिल्ली के इंद्रलोक में देर रात रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक कार में सड़क किनारे सो रहे 6 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में घायल सभी लोग रिक्शा चलाने वाले हैं और सभी सड़क किनारे सो रहे हैं। इस टक्कर में घायल सभी 6 लोगों को बाड़ा हिंदूराव अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 3 से ज्यादा रिक्शा चालकों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन कार सवार सभी लोग अभी फरार हैं। राजधानी दिल्ली में देर रात एक मॉडल के साथ बलात्कार का मामला सामने आया, जहां मुंबई की रहने वाली एक मॉडल ने एक म्यूजिक कंपोजर पर रेप का आरोप लगाया। मॉडल के मुताबिक दिल्ली के एक होटल में उसके साथ ये वारदात हुई। पीड़ित मॉडल के मुताबिक आरोपी म्यूजिक कंपोजर ने उसका अश्लील वीडियो भी बनाया। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी म्यूजिक कंपोजर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में 500 रुपए की रंगदारी नहीं देने पर कुछ बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। घटना दिल्ली के छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास की है। फायरिंग में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी में दरिंदगी थमने का नाम नहीं ले रही है। कानपुर देहात में गैंग रेप पीड़ित महिला पर तेजाब से हमला किया गया। इसके बाद उसे अगवा करने की कोशिश भी की गई, लेकिन आसपास के लोगों को देखकर सारे आरोपी भाग निकले। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल कानपुर के रसूलाबाद इलाके में रहने वाली इस महिला के साथ 3 महीने पहले गैंगरेप किया गया था। गांव के ही कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज भी करवाया गया, लेकिन थाने से कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित अपनी फरियाद लेकर एसपी के पास जा रही है। मध्य प्रदेश के देवास में असम की नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने गैंगरेप के आरोप में बीजेपी से जुड़े एक नेता समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पीड़ित इन आरोपियों की गाड़ी से मिली। यूपी के हापुड़ में हिंसा के बाद अब माहौल शांत है। पुलिस ने बहादुरगढ़ गांव को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया है। हिंसा फैलाने के आरोप में पुलिस ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।
कुछ लोगों द्वारा जो अफवाह फैलाकर अशांति पैदा करने की कोशिश की गई थी, उसमें मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं और लगभग 10 लोगों को जेल भेजा गया है। दरअसल हापुड़ के बहादुरगढ़ में एक छात्रा से छेड़खानी का मामला उठा, जिसके बाद गुरुवार को लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। हंगामे के दौरान करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए थे। पुलिस ने बताया कि अफवाह की वजह से हिंसा भड़की। हत्या, अपहरण और फिरौती के कई मामले के आरोपी गैंग लीडर अनवर ठाकुर को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। पुलिस कस्टडी में पहुंचे अनवर ठाकुर ने खुद को दिल्ली का दाऊद बताया। मीडिया ने उसके दाऊद से किसी तरह के रिश्ते को लेकर एक सवाल किया था। दिल्ली की पांडवनगर पुलिस ने इसे कस्टडी में लिया, लेकिन इसकी अकड़ जस की तस दिख रही है। पुलिस की पकड़ में होने के बावजूद इसके चेहरे पर हंसी थी। मीडिया के सामने इसने जमकर अपनी तस्वीरें खिंचवाई। दरअसल अनवर ठाकुर पैरोल पर बाहर आया था। उसे 22 अगस्त को वापस जेल जाना था, लेकिन इस बीच उसका अपनी बीवी से झगड़ा हुआ। इसके बाद बीवी की शिकायत पर पुलिस ने उसके अड्डे से हथियारों का जखीरा बरामद किया था। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी पानी नहीं आएगा। न्यू ताहिरपुर इलाके में पाइपलाइन की मरम्मत का काम चल रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को दिक्कतें आ रही हैं। जिन इलाकों में कल से पानी नहीं आ रहा, उनमें नंदनगरी, सीमापुरी, न्यू सीमापुरी, सुंदर नगरी शामिल है। दिलशाद गार्डन, हर्ष विहार, खेड़ा गांव, मंडोली इलाके में आज भी पानी नहीं आएगा। इसके अलावा जगतपुरी एक्सटेंशन, नथु कॉलोनी का स्कूल ब्लॉक, झिलमिल इलाके में भी पानी की सप्लाई बंद है। यूपी के वृंदावन में आज से बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। बैठक 2 दिनों तक चलेगी। बैठक में यूपी में होने वाले उपचुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रोडमैप तैयार किया जाएगा। पार्टी के कई बड़े नेता और कार्य समिति के 250 सदस्य इसमें हिस्सा लेंगे। बैठक का उद्घाटन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे और समापन सत्र को कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। आज शुरू हो रही कार्य समिति की बैठक कल यानी 24 अगस्त को दोपहर तक चलेगी। इसके बाद 24 और 25 तारीख को परिकल्प शिविर का आयोजन होगा। योजना आयोग की जगह नई संस्था का ब्लूप्रिंट लगभग तैयार हो गया। सरकार 15 से 20 दिनों में इसका ऐलान कर सकती है। नई संस्था का ढांचा योजना आयोग से पूरी तरह अलग होगा। सूत्रों के मुताबिक नई संस्था में कोर टीम के रूप में एक थिंक टैंक काम करेगा। मोदी सरकार ने उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी के उन दावों को खारिज किया है जिनमें उनसे पद छोड़ने के लिए कहा गया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कुरैशी राष्ट्रपति की इच्छा तक संवैधानिक पद पर बने हैं। राजनाथ ने कहा कि कोर्ट से मिले नोटिस का सरकार जवाब देगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अजीज कुरैशी की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया था। कुरैशी ने अपनी याचिका में कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार उन्हें जबरन अपने पद से हटाना चाहती है। कैथल में वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नाराज हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल पीएम से मुलाकात की। ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि पीएम ने उन्हें चाय के लिए बुलाया था, जिसके बाद हुड्डा ने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। दरअसल 19 अगस्त को कैथल में पीएम मोदी के प्रोग्राम के दौरान हरियाणा के सीएम हुड्डा की हुटिंग की गई थी। इसी बात से नाराज हुड्डा ने कह दिया था कि वो मोदी के साथ कभी मन साझा नहीं करेंगे, लेकिन 22 अगस्त की शाम दोनों ने एक साथ चाय पी। गुजरात के दाहोद में भीड़ ने रेलवे स्टेशन पर एक बदमाश की बुरी तरह से पिटाई कर दी। यह बदमाश जम्मू तवी एक्सप्रेस की एक बोगी में चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया था। इसी के बाद भीड़ ने इस पर गुस्सा उतारा और स्टेशन पर ही जमकर इस बदमाश की चोरी उस समय पकड़ी गई जब इसने जम्मू तवी ट्रेन में सफर कर रही कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता का पर्स चुराने की कोशिश की, जो कि राष्ट्रीय महिला अधिवेशन में हिस्सा लेकर दिल्ली से लौट रही थी और दाहोद जा रही थी। कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता का पर्स चुराते वक्त एक महिला ने इसे बदमाश को देख लिया और शोर मचा दिया। इसके बाद ट्रेन को रोककर भीड़ ने इस बदमाश को ट्रेन से नीचे उतारा, फिर स्टेशन पर इसकी धुलाई शुरू कर दी। स्टेशन पर बदमाश की पिटाई की खबर रेलवे पुलिस को लगी तो उसने मौके पर पहुंचकर उसे भीड़ के चंगुल से बचाया। पुलिस की मौजूदगी में भी लोगों ने इस चोर को छोड़ा नहीं और जमकर पीटा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। उन्होंने गोरखपुर के उन इलाकों का भी हवाई सर्वे किया जो बाढ़ की चपेट में है। राजनाथ ने हालात से गंभीर बताते हुए राहत के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए और केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। लोगों को रिलीफ पहुंचाने का काम और तेजी के साथ किया जाना चाहिए। मैं वहां से इंटर मिनिस्ट्रियल टीम भेजूंगा जो यहाँ का स्थिति का जायजा लेने के बाद जाएगी और पुनः मैं हाई लेवल कमेटी की बैठक बुलाकर जो कुछ भी होगा मैं यहाँ पर सहायता उपलब्ध कराऊंगा। राजनाथ सिंह ने बताया कि गोरखपुर और आसपास के इलाकों में बाढ़ के हालात गंभीर हैं। 1100 से ज्यादा मकान बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं और बाढ़ से अब तक 80 लोगों की जान चली गई है। गृहमंत्री ने कहा कि बाढ़ राहत का काम संतोषजनक नहीं है। हवाई सर्वे के दौरान राजनाथ सिंह के साथ गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ ने गृहमंत्री को बाढ़ प्रभावित सभी इलाकों की जानकारी दी।
गृह मंत्री के सर्वे के दौरान हेलीकॉप्टर से बाढ़ से डूबे गोरखपुर और आसपास के इलाकों का भयावह मंजर देखने को मिला। कई बड़े इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं, सैकड़ों घर डूब चुके हैं। बाढ़ ने खेत खलिहान सब कुछ तबाह कर दिया है। बिहार के नालंदा में बाढ़ का कहर जारी है। बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र में बाढ़ का पानी घुस जाने से लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। लोगों की परेशानी को देखते हुए नगर निगम ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में मोटर बोट की व्यवस्था की। गुजरात में बनी दुनिया की सबसे लंबी नहर का उद्घाटन होने के हफ्ते भर के भीतर ही दरार पड़ गई, जिससे इसके निर्माण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सांतलपुर जिले के झाझम गांव के पास बनी इस नहर का सीएम आनंदीबेन पटेल ने 14 अगस्त को उद्घाटन किया था। 14 अगस्त के उद्घाटन के बाद हफ्ते भर के भीतर ही पानी के तेज बहाव की वजह से इस नहर की दीवार में दरार पड़ गई, जिससे भारी मात्रा में पानी आसपास के गांवों में जा घुसा। नहर में हो रहे लीकेज को लेकर किसानों के अंदर काफी गुस्सा है। हालांकि सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड के अधिकारियों का कहना है कि ये माइनर और रूटीन लीकेज है। उनके मुताबिक 3 जगह समस्या थी, जिसे अब ठीक कर लिया गया है, लेकिन नहर में लीकेज को लेकर इसके बनाने की क्वालिटी पर सवाल उठ रहा है। इंदौर में एक धमाके के साथ नर्मदा पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। धमाका इतना तेज था कि सड़क पर गहरा गड्ढा हो गया। धमाके के साथ ही एक साइकिल सवार इस गड्ढे में गिरने से जख्मी हो गया। ट्रैफिक पुलिस के जवान ने इस शख्स को बाहर निकाला। पाइपलाइन में हुए धमाके के बाद बीआरटीएस कॉरिडोर पर शिवाजी वाटिका के पास गहरा और चौड़ा गड्ढा हो गया। नेता विपक्ष के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में नेता विपक्ष काफी अहम हिस्सा है, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। संविधान बनाने वालों ने यह भी नहीं सोचा होगा कि कभी ऐसी स्थिति आएगी कि सदन में कोई नेता विपक्षी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 2 सवाल पूछे। एक, सरकार लोकपाल कानून को किस तरह से लागू करने जा रही है। दूसरा, लोकपाल के पैनल की नियुक्ति के लिए नेता विपक्ष का होना जरूरी है। अगर नेता विपक्ष नहीं है तो ऐसी स्थिति में सरकार किस तरह आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। नेता विपक्ष की अहमियत का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह पद सदन में सरकार के अलावा दूसरे पक्ष की बात सामने रखता है। लोकपाल की नियुक्ति में भी नेता विपक्ष की भूमिका अहम है, इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार नेता विपक्ष के विवाद को सुलझाने में नाकाम रहती है तो निर्णायक फैसला सुना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि 9 सितंबर को इस मामले पर आखिरी सुनवाई होनी है। नेता विपक्ष मुद्दे और लोकपाल बिल को ठंडे बस्ते में नहीं डाला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी लोकपाल की नियुक्ति से जुड़े एक मामले में आई है। लोकपाल के चयन में 5 लोगों की कमेटी होती है, जिसमें नेता विपक्ष भी होता है। कोर्ट ने नेता विपक्ष के मसले पर अटॉर्नी जनरल से 4 हफ्तों में अपनी राय देने को कहा। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर ये बता दिया कि लोकसभा में नेता विपक्ष का पद कांग्रेस को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास नियमों के मुताबिक जरूरी सदस्यों की संख्या नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शिवसेना के 11 सांसदों को अयोग्य घोषित करने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में रमजान के दौरान महाराष्ट्र सदन में एक रोजेदार को कथित रूप से जबरन रोटी खिलाने वाले सांसदों को अयोग्य घोषित करने का आग्रह किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं उपलब्ध करा सका जिससे साबित हो कि ये जनहित याचिका है। संबंधित पक्ष इस घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज कराने पुलिस के पास भी नहीं गया। जेडीयू ने इस्लामपुर से विधायक राजीव रंजन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। राजीव रंजन ने कुछ दिन पहले भ्रष्टाचार को लेकर बिहार में अपनी सरकार की निंदा की। राजीव रंजन ने पार्टी से 6 साल के निलंबन के मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के इशारे पर उन्हें पार्टी से निकाला गया। उन्होंने कहा कि वे अब लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाएंगे। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता एरोम चानू शर्मिला को आत्महत्या के प्रयास के आरोपों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और इस वक्त दिल्ली में जो लोग घर खरीदने का सपना देखते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। डीडीए ने लॉन्च किया है हाउसिंग स्कीम, जिसके तहत 25,034 फ्लैट्स की बिक्री होगी। तो देश की राजधानी दिल्ली में आपके घर का सपना जल्द ही सच हो सकता है और फ्लैट के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 9 अक्टूबर होगी। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ड्रॉ निकाला जाएगा। ये मकान दिल्ली के नरेला, रोहिणी, द्वारका, बसंत विहार और जसोला इलाके में दिए जाएंगे। मकानों की कीमत 6 लाख से 22 लाख तक होगी।
नए नियम के मुताबिक जिन लोगों को ये फ्लैट मिलेंगे वो इसे अगले 5 साल तक नहीं बेच पाएंगे। पहले रुपए कमाने के लिए लोग आवेदन करते थे और फ्लैट निकलने पर उसे बिल्डरों या प्रॉपर्टी डीलर्स को बेच देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। फ्लैट के लिए दिल्ली या फिर दूसरे किसी भी राज्य का रहने वाला 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी भारतीय आवेदन कर सकता है। आवेदन के पास अपना कोई मकान या फिर प्लॉट नहीं होना चाहिए। पति और पत्नी में से दोनों का ड्रॉ में अगर नंबर आता है तो केवल एक को ही फ्लैट मिलेगा। 700 फ्लैट EWS कैटेगरी के हैं। ये लो इनकम यानी कम आमदनी वालों के लिए हैं, जिनके लिए आय प्रमाण पत्र देना होगा। फ्लैट्स 2 कैटेगरीज के हैं, सामान्य और EWS। सामान्य कैटेगरी वालों को 1 लाख रुपए जमा करने होंगे। उनके घर की कीमत 14 से 22 लाख रुपए होगी। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने यूपी में हिंसा को लेकर अखिलेश सरकार पर निशाना साधा है। सोम ने कहा कि यूपी सरकार हिंसा पर सियासत कर चुनाव में फायदा उठाना चाहती है। महाराष्ट्र बीजेपी के सांसदों के सचिवों के ट्रेनिंग कैंप में सचिवों ने डीओपीटी मंत्री संतोष गंगवार से सुविधाएं और सैलरी बढ़ाने की मांग की। सचिव एसोसिएशन ने केंद्र और राज्य सरकारों की नियुक्तियों में विशेष छूट की भी मांग की। हरियाणा के बल्लभगढ़ में आप ई-रिक्शे में मुफ्त सफर कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने जनता को लुभाने के लिए ये स्कीम निकाली है। ई-रिक्शे में बीजेपी के प्रचार के पोस्टर भी लगे हैं। दिल्ली के उत्तम नगर में ई-रिक्शा वालों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। आरोप है कि पुलिस वाले कुछ लोगों ने पैसे लेकर उनका रिक्शा चलने दिया। लखनऊ के एक स्थानीय अदालत ने आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ चंदा कोचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। आईसीआईसीआई बैंक के एक क्रेडिट कार्ड धारक के कार्ड से लगभग 80,000 रुपए की धोखाधड़ी हुई। बैंक और पुलिस से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली। घूसखोरी के आरोप में गिरफ्तार फिल्म सेंसर बोर्ड के निलंबित सीईओ राकेश कुमार 28 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे। बेंगलुरु ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित कन्नड़ भाषा के मशहूर लेखक अनंत मूर्ति का 82 साल की उम्र में किडनी फेल होने की वजह से बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनंत मूर्ति के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनका जाना साहित्य जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत ज्ञानदास ने फैजाबाद में कुंभ मेले की तारीखों का ऐलान किया है। इस बार कुंभ मेला महाराष्ट्र के नासिक में 2015 में आयोजित होना है, जिसके लिए अखाड़ा परिषद ने तैयारी शुरू कर दी है। कुंभ मेले की शुरुआत 19 अगस्त 2015 को अखाड़ों के ध्वजारोहण से होगी। शाही स्नान की तारीख भी तय कर दी गई है। अलीगढ़ में आरएलडी के विधायक ने बिजली विभाग जाकर सूबे के राज्य मंत्री के घर की ओर सप्लाई होने वाली बिजली काट दी। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक विवादित बयान सामने आया है। बड़ी राजनीतिक ताकत बनने के लिए मांझी ने दलित लड़कों से अंतरजातीय विवाह करने को कहा है। बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री जय कुमार सिंह के बेटे ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आत्महत्या की कोशिश की। मंत्री जय कुमार के बेटे को दिल्ली का अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माना जा रहा है कि उसने रैगिंग से परेशान होकर आत्महत्या की कोशिश की। छात्र के घर वालों का आरोप है कि उनके बेटे के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 13 साल के नाबालिग बच्चे की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। बच्चे के शरीर में जख्म के गहरे निशान दिखाई दे रहे हैं। बच्चे की मां ने बताया कि पीटने के बाद उसे बंधक बनाकर रखा गया ताकि परिजनों को पता न चल सके। प्रगति मैदान में बुक फेयर लगाया जा रहा है, जिसमें इस बार भी कई प्रकाशक हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र के भिवंडी में लैपटॉप गोदाम में लगी आग की वजह का खुलासा हो गया है। पुलिस ने आग लगाने के आरोप में गोदाम के वॉचमैन और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में विमेंस सेल के बाहर 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। एक केस की सुनवाई के दौरान लड़की और लड़का दोनों पक्ष भिड़ गए। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने मेरठ में छेड़खानी के विरोध में बदमाशों से लड़ने वाली बहादुर लड़की ममता को 1 लाख रुपए का चेक दिया। राजधानी में एक बार फिर 9:30 की लड़की से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक दोनों पिछले 5 साल से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। इस दौरान लड़के ने शादी का झांसा देकर लड़की से कई बार संबंध बनाए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है।
शहर में नकली नोट की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में नशे में धुत एक शराबी सिपाही ने खाकी को शर्मसार किया।